हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम करें इडियम एंड फ्रेज इजी ट्रिक्स के साथ। आज की वीडियो में हम एस अल्फाबेट के जो इडियम एंड फ्रेज हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। आज का हमारा पहला इडियम है स्नेक इन द ग्रास, यानी कि आस्तीन का सांप, या आप कह सकते हैं कपटी मित्र, ए सीक्रेट एनिमी। अब बिल्कुल इजी है ये तो याद करना। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक को हम क्या कह सकते हैं? स्नेक को हम मान सकते हैं अपना दुश्मन है या एनिमी है हमारा, और ग्रास मतलब ग्रास में है, इस मतलब ग्रास में वो छुपा हुआ है, हमें दिखाई नहीं देता। यानी कि स्नेक इन द ग्रास हम एक ऐसे आदमी के लिए यूज करेंगे ये इडियम जो कि सीक्रेट एनिमी है, या हमें दिखाई नहीं दे रहा, सामने से वो हमारा फ्रेंड है लेकिन उसके अंदर वो हमारा दुश्मन है। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब है कि स्नेक छुपा हुआ है ग्रास में, हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ है स्नेक। तो उसी तरह से एक आदमी जो अंदर से हमारा दुश्मन है, ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा दोस्त है लेकिन अंदर से हमारा दुश्मन है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको हम उसके लिए यूज करेंगे स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है शेक इन द शूज, डर से कांपना, ए ट्रेम्बल विद फियर और एप्रीहेंशन। इसको हम एक्सट्रीम नर्वसनेस भी कह सकते हैं, डर से कांपना भी कह सकते हैं और नर्वस होना भी कह सकते हैं, दोनों ही इसकी मीनिंग है। शेक इन द शूज, शेक मतलब हिलाना, और यहाँ पर शेक इन द शूज का मतलब जैसे कई बार हम होता है कि मान लो हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई एग्जाम है हमारा, कोई बहुत बड़ी चीज है, हम जिसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारा ये कंप्लीट होना चाहिए, तो हम बहुत नर्वस होते हैं उस चीज के लिए। नर्वस होते हैं तो क्या होता है, हम पैर हिलाना शुरू कर देते हैं, हाथों की उंगलियों को चटकाना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस तरह से सामने वाला देख लेता है कि हम नर्वस हैं। जैसे मान लो किसी इंटरव्यू में गए हैं या हमारा कोई वाइवा है, जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो वाइवा में बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। तो शेक इन शूज का मतलब हुआ शूज को हिलाना। शूज का हिलाने का मतलब है पैर को कंटिन्यूली हिला रहे हो। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि आप नर्वस हैं, या आप जिस चीज जहां पर बैठे हैं उससे बहुत डरे हुए हैं। तो बहुत ज्यादा डरा हुआ होना, एक्सट्रीमली फियर फील करना, या एक्सट्रीम नर्वस होना, बहुत ज्यादा नर्वस होना, उसको भी आप कहोगे शेक इन द शूज। उसके बाद सॉ द ड्रैगन्स टीथ, भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठी करना, टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स फॉर यूर सेल्फ और अदर, खुद के लिए हो सकता है या दूसरों के लिए भविष्य की परेशानी बनाना। तो सो का मतलब क्या है? तो बोना, जैसे हम कहते हैं बीज बो दिया, तो सो वो हो गया। तो ड्रैगन टीथ, अब ड्रैगन के दांत बोना, यानी कि ड्रैगन के दांत बोने का मतलब क्या हुआ कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्रैगन के दांत हमने कहीं पर उगा दिए हैं, तो भविष्य में क्या होगा, ड्रैगन्स पैदा होंगे। वैसे रियल नहीं है ये, लेकिन एज ए एज्यूम अगर हम करें तो ड्रैगन तो बहुत बड़ी परेशानी है। तो ड्रैगन के दांत को बो देना, यानी कि भविष्य में कभी ना कभी उससे हमें तकलीफ होगी क्योंकि ड्रैगन आएंगे, तो ऐसा मानकर ये इडम बनाई गई है। तो भविष्य के लिए परेशानी इकट्ठी करना, चाहे खुद के लिए हो या दूसरे के लिए हो, सो द ड्रैगन टीथ। नेक्स्ट है स्पीक वंस माइंड, मन की बात करना, स्पीक व्हाट वन रियली थिंक। जैसे कई बार होता है ना कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, हाँ कोई साइकोलॉजिस्ट बता सकता है उसके हाव भाव को देखकर कि ये क्या सोच रहा है अभी। तो स्पीक वंस माइंड का मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता देना, स्पीक कर देना कि हाँ तेरे माइंड में ये चल रहा है। तो दूसरे की मन की बात को पढ़ लेना, उसको हम कहेंगे स्पीक वंस माइंड, किसी के माइंड के बारे में स्पीक बता देना कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद है स्पैक एंड स्पान, साफ सुथरा, इन ऑर्डर, नीट एंड क्लीन। ये तो डायरेक्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये स्पाइक कह सकते हैं, स्पैक इन द एंड स्पान। एक्चुअली ये क्या है, इसको आप कहोगे जैसे कोई हम ब्रांड न्यू कपड़े लेकर आते, कोई भी सामान जो बिल्कुल नया है, फ्रेश है, अनयूज्ड है, उसके लिए हम ये इडम यूज करते हैं। जैसे मान लो आप कोई नई टी शर्ट लेकर आए हो तो आप अपने फ्रेंड को कहोगे इट्स स्पाइक एंड स्पान, या फिर आप नई बाइक लेकर आए हो तो आप कहोगे इट्स स्पाइक एंड स्पान, यानी कि न्यू, जो अनयूज्ड हो, सेकंड हैंड नहीं, जो न्यू हो आपके लिए। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो कोई भी आप इसको रिलेट ऐसे याद रखने के लिए ऐसे रिलेट कर लो, कोई भी आप न्यू सामान लेकर आ रहे हो तो उसके बारे में अपने फ्रेंड को बताते हुए आप ये इडम जनरली यूज करो कि ये जो मैं लेकर आया हूँ कोई भी चीज वो स्पाइक एंड स्पान है, यानी कि न्यू ब्रांडेड है, बिल्कुल अनयूज्ड है, फ्रेश है, इसको आप कहोगे। नेक्स्ट है स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, आत्मनिर्भर होना, टू बी सेल्फ डिपेंडेंट।
स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, ये तो बिल्कुल इजी है, अपने पैरों पे खड़ा होना। स्टैंड ऑन खड़ा होना, ऑन वंस ओन लेग अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर जैसे जनरली हम यूज करते हैं ना कि कब तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने पैरों से कब चलेंगे, मतलब आप इंडिपेंडेंट कब हो जाओगे, कब आप अपने खर्चे खुद उठाने लग जाओगे, तो उसको कहेंगे आत्मनिर्भर होना, स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स। नेक्स्ट है स्टैंड और स्टिक और टू वंस गन्स, अटल रहना, टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड। ये एक्चुअली यूज जो मिलिट्री के लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनके लिए वो यूज करते थे या उनके लिए यूज किया जाता था। जो स्टिक टू वंस गन का मतलब स्टैंड टू वंस गन कह लो या स्टिक टू वंस गन्स कह लो, यानी कि अपनी गन से चिपके रहना या अपनी गन के बलबूते पर खड़े रहना, स्टैंड रहना, यानी कि कहने का मतलब जो आपने बात कही है उस पर अटल रहना कि मैं तो बस मैंने ये बात कह दी तो मैं यही मानूंगा, मैं इस चीज पे अटल हूं, यही मेरा लास्ट फैसला है। तो अपनी गन से चिपके रहना, गन का मतलब यहां पर आप फैसले से रिलेट कर लो कि कोई भी बात आपने कह दी या कोई आपने फैसला सुना दिया है तो आप उस पर अटल रहो, उस पर स्टैंड करो, उसी पर स्टिक करो, तो उसको आप कहोगे स्टैंड और स्टिक टू वंस गन। नेक्स्ट है स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट, लाभदायक सिद्ध होना, टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन। अब ये देखो, इसको हम कह रहे हैं स्टैंड समबडी इन ए गुड स्टेट। स्टैंड का मतलब खड़े कर देना, समबडी किसी को खड़ा कर देना। कहाँ खड़ा कर देना? इन गुड स्टेड। गुड स्टेड, स्टेड होता है जगह या स्थान, किसी अच्छी जगह पर खड़ा कर देना। स्टैंड समबडी, किसी को खड़ा कर देना किसी अच्छी जगह पर। अब किसी अच्छी जगह पर स्टैंड करने का मतलब क्या है? मान लो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आपके जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है कभी ना कभी वो आपको एक अच्छी जगह पर खड़े करेगा, यानी कि भविष्य में वो स्किल आपका काम आएगा और आप भविष्य में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। कोई भी स्किल, जैसे अगर आपको इंग्लिश अच्छा बोलना आता है तो हम कह देते हैं ना कि भी इसकी तो इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत अच्छी है और ये भविष्य में कहीं ना कहीं अच्छी जगह है इसको मिलेगी, तो ये उसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपकी किसी स्किल का आपको फायदा मिलना, लाभदायक सिद्ध होना। कोई भी आपकी स्किल हो सकती है, रीडिंग की हो सकती है, आपकी पोयम बनाने की हो सकती है, आप राइटिंग की आपकी स्किल हो सकती है, कोई भी ऐसी स्किल जो आपके लिए लाभदायक हो, यानी कि भविष्य में वो आपको किसी गुड स्टेट पर खड़ा कर दे, किसी अच्छी जगह पर खड़ा कर दे। तो स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट का मतलब है किसी अच्छी जगह पर खड़ा कर देना किसी को। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको वो चीज जो आपकी स्किल है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट है स्टील ए मार्च, चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना, टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स। अब स्टील ए मार्च, वैसे तो अगर हमें देखें स्टील का मतलब चुराना हो गया और मार्च का मतलब जो सैनिक होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको मार्च बोलते हैं। तो एक्चुअली ये यूज कैसे किया गया था? जैसे मान लो पहले क्या होता था, एक सैनिक को, एक राजा की सैनिक दूसरे राजा पर जब हमला करते थे तो क्या होता था, रात को वो चुपके से सैनिक मार्च करके उसकी बाउंड्री के पास पहुंच जाते थे, यानी कि रात उस दूसरे राजा को पता ही नहीं है कि हमला होने वाला है सुबह, और वो चुपके से मार्च करके उसकी बाउंड्री पे पहुंच जाते थे और सुबह अनएक्सपेक्टेडली यानी कि एकदम से हमला कर दिया जाता था। तो स्टील ए मार्च का मतलब ये हो गया कि चुपके से मार्च किया उन्होंने, ताकि उसके जो सामने जो एनिमी है उसको पता ही नहीं चला कि हमारे ऊपर सुबह हमला भी हो जाएगा। तो चुपके से लाभ प्राप्त करने का मतलब है स्टील ए मार्च, यानी कि रात को उन्होंने अपना मार्च पूरा कर लिया और सुबह एकदम से उसका लाभ उठा लिया। नेक्स्ट है स्टेप इनटू अनदर्स शूज, बिल्कुल इजी है, किसी दूसरे की जगह लेना, टू टेक ओवर ए जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन। स्टेप इनटू अनदर शूज का मतलब हो गया, स्टेप का मतलब पैर डालना, अनदर शूज किसी दूसरे के शूज में अपना पैर डालना। इसका मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे के शूज में अगर आप पैर डाल रहे हो तो आप उसकी जगह पे खड़े हो रहे हो या आप उसकी जो जिम्मेवारियां हैं वो आप उसको निभा रहे हो। तो किसी दूसरे की जगह ले लेना या उसकी दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, उसको हम कहेंगे स्टेप इनटू अनदर शूज। नेक्स्ट है स्टिफ नेक्ड पर्सन, ढीठ, स्टबर्न और एरोगेंट, जिद्दी और जो बिल्कुल घमंडी हो, ढीठ हो, मतलब किसी बात ही नहीं सुनता हो, उसको उसके लिए यूज करते हैं स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिफ का मतलब होता है अकड़न,
अकड़ जाना, नेक्ड गर्दन, यानी कि जिस आदमी की गर्दन हमेशा ऐसी अकड़ी रहे कि भाई कुछ भी कह लो उसकी, जैसे कई बार बोलते हैं ना, इसकी गर्दन नहीं हिलेगी इधर से उधर, कभी इसकी नहीं हिलेगी, तो ढीठ है। यानी कि उसको कुछ कह लो, उसकी गर्दन ना में हिलेगी ना हाँ में मिलेगी, वो बिल्कुल स्टबर्न है, जिद्दी है, एरोगेंट है, घमंडी है, ढीठ है। तो स्टिफ होता है अकड़न, और नेक्ड अकड़ी हुई गर्दन वाला आदमी, तो उसको हम ढीठ बोलते हैं, जो किसी की बात ना माने जल्दी से, तो उसको कहेंगे स्टिफ नेक्ड पर्सन। नेक्स्ट है स्टीयर ए फिंगर, कोशिश करना, मेकिंग एफर्ट। स्टीयर का मतलब होता है हिलाना, अपनी उंगली को हिलाना। अब उंगली को हिलाने का मतलब क्या है कि हम किसी चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आप रिलेट कर लो। जैसे एक कहावत कही जाती है ना कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसको टेढ़ी कर लो। टेढ़ी करने का मतलब क्या है, पहले उसने सीधे से निकाल के देखा घी, फिर नहीं निकला, फिर टेढ़ी, यानी कि अपनी उंगली को वो कंटिन्यूअसली स्टीयर कर रहा है, हिला रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है उस काम को करने की। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो स्टीयर हिलाना, फिंगर को हिलाना मीन्स इट मीन्स कोशिश करना, मेकिंग एफर्ट। नेक्स्ट है स्टोन्स थ्रो, बहुत नजदीक, वेरी नियर। स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या हुआ, भाई इस जैसे जनरली मैंने तो ऐसा सुना हुआ है, जो हमारे दादा दादी या नाना नानी होते थे, उनसे अगर ये पूछ लिया जाए, मान लो हम कहते हैं दादाजी ये वाला गांव कितनी दूर है, कितनी दूर रहेगा यहाँ से, तो कहते हैं अरे वो तो बहुत नजदीक है, एक पत्थर मारोगे उस गांव, यहाँ से अगर तू पत्थर भी मारेगा तो उस गांव में पहुंच जाएगा। तो ये वो वाली चीज हो गई स्टोन्स थ्रो, यानी कि इतना नजदीक है, अगर आप पत्थर भी फेंकोगे तो वो वहां पहुंच जाएगा। तो बहुत नजदीक को हम वेरी नियर को बोल देते हैं स्टोन्स थ्रो, यानी कि इतनी ही दूरी है, जितना आप यहां से खड़े होकर पत्थर भी फेंकोगे तो भी पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रीट एरेब्स, बेघर एवं अनाथ, ए होमलेस पर्सन स्पेशली हु सर्वाइव बाय बैगिंग। अब स्ट्रीट एरेबस, अब जो एरेबस है एक्चुअली ये अरेबिक जो लोग हैं वहां उनसे लिया गया है। पहले जो अरेबिक लोग थे वो घुमक्कड़ हुआ करते थे, यानी खाना बदोश हुआ करते थे। ज्यादातर वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, वहीं अपना कहीं पर रुकते नहीं थे, एक जगह घूमे उस जगह घूमे, वहां से अपना खाना, जैसे वहां के जो लोग बसे हुए हैं उनसे अपना खाना मांग लिया और खा लिया। तो वहां से ये ईडम बना हुआ है। तो स्ट्रीट गली वाले अरेबस, यानी कि ऐसे अरेबिक लोग जो गलियों में घूमते रहते हैं या आपको गलियों में दिख जाएंगे, तो वहां से इसको रिलेट कर लिया गया बेघर और अनाथ से, एक होमलेस पर्सन जो कि मांग कर ही अपना गुजारा चलाते हैं। नेक्स्ट है सम एंड सब्सटेंस, सारांश, मेन आइडिया और गीस्ट। सम एंड सब्सटेंस का मतलब, सारांश का मतलब आप समझ गए हो कि समरी। जैसे मान लो आपको कोई, जैसे एग्जाम में भी आता है ना, एक पूरी स्टोरी दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसकी समरी लिखिए, यानी कि मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपने लिखना है, जो इसका सिर्फ निचोड़ जो है वो लिखना है, उसको कहेंगे सम एंड सब्सटेंस। जैसे कई बार ये होता है ना कि एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कि इतनी बड़ी स्टोरी है और इसको आपने सम एंड सब्सटेंस करके दिखाइए। तो सम एंड सब्सटेंस का मतलब हो गया मेन आइडिया, बिल्कुल उसका जो निचोड़ है सिर्फ वही, जो मेन पॉइंट्स हैं वही, उनको कहोगे सम एंड सब्सटेंस। नेक्स्ट है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब है, स्वान हंस होते हैं, हंस का गाना, मरने या सेवा निवृत्ति से पहले की विदाई गीत या समारोह, या हम कह सकते हैं द लास्ट सेरेमनी और द फेयरवेल। किसी का अगर कोई भी रिटायर हो रहा है उसकी सेरेमनी हो सकती है, या मरा है तब उसकी जो सेरेमनी, जो लास्ट विदाई होती है उसको हम बोलते हैं स्वान सॉन्ग। एक्चुअली ये ऐसा माना जाता है कि जो हंस होता है वो मरने से पहले बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है, यानी कि उसे जब उसको लगता है ना कि वो मरने वाला है तो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है। तो वहां से इसको लिया गया, यानी कि लास्ट सॉन्ग, उस हंस का लास्ट सॉन्ग। तो स्वान का लास्ट सॉन्ग का मतलब हो गया कि लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल। नेक्स्ट है हमारा स्वेट ऑफ वंस ब्रो, कड़ी मेहनत, हार्ड लेबर। स्वेट पसीना हो गया, यानी कि ब्रो जो बोहें होती हैं हमारी आंखों के ऊपर, जो बोहें होती हैं उनको हम ब्रो बोलते हैं। तो पसीना आना, बाहों पर पसीना आना, बाहों पर पसीना आने का मतलब है क्या, आप पसीना, माथे पर पसीना आएगा तभी तो वहां आएगा। तो पसीना आना ही एक किसको रिलेट कर रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो। तो स्वेट का मतलब ही मेहनत करना होता है, आप पसीना बहा रहे हो इसका मतलब बहुत हार्ड लेबर कर रहे हो, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। तो स्वेट ऑफ वंस ब्रो का मतलब हो जाएगा कड़ी मेहनत करना। उसके बाद स्वेल्ड हेड, घमंडी, ग्रैंड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ और कंसाइटेड।
अब स्वेल्ड हेड को हम क्या कहेंगे, स्वेलिंग होती, स्वेल का मतलब होता है सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना। जैसे कई बार हमें चोट लग जाती है, हमें सूजन आ जाती है, तो स्वेल्ड का मतलब यहाँ पे सूजा हुआ हो गया, सूजा हुआ सिर। अब सूजा हुआ सिर का मतलब जैसे कैसे रिलेट करें, ऐसे रिलेट कर सकते हैं भाई उसका सिर तो बहुत, मतलब वो तो अपने से नीचे किसी को समझता ही नहीं, इतना घमंड है कि उसके सिर तो बिल्कुल इतना बड़ा हो रखा है कि मैं ही हूं जो भी हूं। तो यानी कि अपने आप को ही ज्यादा दूसरों से सुपीरियर मानना, उसको हम कहेंगे स्वेल्ड हेड। यानी कि अपना, अपने दिमाग को, हेड का मतलब आप रिलेट कर सकते हो, दिमाग से कर सकते हो, मेरे अंदर तो बहुत दिमाग है, ये सब तो पागल है, मैं ही हूं सबसे समझदार। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। यानी कि हेड बड़ा होना या अपने दिमाग को बड़ा मानना। स्वेल्ड का मतलब हो गया सूजा हुआ होना या बड़ा होना। सूजन के बाद चीजें, वो जो भी बॉडी पार्ट है वो बड़ा हो ही जाता है, तो उसको आप कहोगे घमंडी। उसके बाद है स्वॉर्न एनिमीज, कट्टर दुश्मन। पीपल हेटिंग ईच अदर अलॉट, यानी कि बहुत ज्यादा दुश्मनी होना, छोटी मोटी दुश्मनी नहीं, बस ऐसी दुश्मनी कि देख लिया तो बस मैं मार ही दूंगा उसको, कट्टर दुश्मन होना। स्वॉर्न का मतलब होता है शपथ लेना, यानी कि कसम खाना। तो यानी कि ऐसे एनिमी जिन्होंने कसम खा रखी है कि उनसे तो मैं दोस्ती नहीं करूंगा, अगर वो मुझे कहीं दिख गया तो बस उसका तो मैं काम तमाम ही कर दूंगा। तो स्वॉर्न एनिमीज का मतलब हो गया शपथ लिए हुए दुश्मन, यानी कि ऐसे दुश्मन जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, कट्टर हैं एक दूसरे के। ये थे आज की इडियम एंड फ्रेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।